नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार एसएससी। जी हाँ, तो बिहार एसएससी का इंटर लेवल, जी हाँ, तो इंटर लेवल का 2023 का रुक्मिणी टेस्ट सीरीज। जी हाँ, तो रुक्मिणी टेस्ट सीरीज जिसमें हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21। जी हाँ, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 21 आज के इस सेट में करने वाले हैं। हमने 1 से लेकर 20 तक, जी हाँ, तो 1 से लेकर 20 तक सारे सेट का सॉल्यूशन कर लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर टिप के सारे वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम 75 जीके जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते हैं। जी तो 75 जीके जीएस का सॉल्यूशन करते हैं। और ये सॉल्यूशन होता है बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ होता है। कैसे होता है? बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ होता है, जो कि आपके बिहार एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज है जिसे रुक्मिणी भी कहते हैं। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस कर दिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दिएगा ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। जी हाँ, तो ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलो दोस्तों आगे की ओर देखेंगे। तो आज का जो हमारा सेट होने वाला है वो है हमारा सेट नंबर 21। जी हाँ, तो सेट नंबर 21 होने वाला है। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहा जा रहा है उच्च न्यायालय, ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान दीजिएगा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको राष्ट्रपति। जी हाँ, तो राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए, तो अगर बात किया जाए कि संविधान के, जी हाँ, तो संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 तक, ये 214 से लेकर के 232 तक जो है ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित अनुच्छेद हो जाता है। जी हाँ, तो अनुच्छेद हो जाता है। अगर बात की जाए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, तो इसको जो है महाभियोग के द्वारा, किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। जी हाँ, तो हटाया जा सकता है। अगर बात किया जाए भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ है, तो आपको इलाहाबाद में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? इलाहाबाद में हो जाता है, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है मनसबदारी प्रणाली। ध्यान दीजिए, मनसबदारी प्रणाली किस किसने आरंभ की थी? तो मनसबदारी प्रणाली की बात की जाए तो किसने आरंभ की थी? तो इसे जो है अकबर ने आरंभ की थी। किसने आरंभ की थी? अकबर ने जो है मनसबदारी प्रणाली आरंभ की थी। और इसकी प्रमुख विशेषता यह थी कि ये मनसबदार के स्थापित किया था। क्या क्या था? मनसबदार को इसने क्या किया था? स्थापित किया था। इसमें जो है इसने साथ ही साथ भू राजस्व प्राप्ति की। जी हाँ, तो भू राजस्व, ध्यान दीजिएगा, भू राजस्व, जी हाँ, तो भू राजस्व की प्राप्ति जब्ती प्रणाली के तहत की थी। किसके तहत? जब्ती प्रणाली के तहत जो है अकबर के शासनकाल में प्रचलित की गई थी। अगर बात की जाए मनसबदारी प्रथा, जो तो मनसबदारी प्रथा जो है अकबर ने 1574 में, कब? 1574 में जो है मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किया था अकबर ने। अगर बात किया जाए मनसब, जो तो मनसब जो है अरबी शब्द है। कैसा शब्द है? अरबी शब्द जो है वो हो जाता है, जहाँ तो अरबी शब्द हो जाता है जिसका मूल जो होता है वो पद नाम होता है। क्या होता है? पद नाम इसका मूल शब्द हो जाता है। अरबी में मनसब जो है वो अरबी शब्द है, इसका मूल जो है जिसका अर्थ पद नाम हो जाता है। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत बांग्लादेश भूमि समझौते, या तो भारत बांग्लादेश भूमि समझौते के संशोधन संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो किस संशोधन के तहत जो है अंगीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है 100वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा। किसके द्वारा? 100वां संशोधन 2015 के द्वारा जो है इसे संशोधित किया गया था। जी हाँ, तो संशोधित किया गया था, जिसमें जो है आपस में क्या करना था? भूमि का आदान प्रदान करना था। क्या करना था? आदान प्रदान करना था, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए कि बांग्लादेश की राजधानी, तो बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है। क्या है? ढाका राजधानी होता है। इसकी मुद्रा क्या हो जाता है? इसकी मुद्रा जो है वो टाका हो जाता है। क्या होता है? इसकी मुद्रा जो है टाका हो जाता है। अगर बात किया जाए कि 99वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा क्या किया गया है, तो इसमें जो है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली में बदलाव किया गया था। 99वां संविधान संशोधन में जो है वो बदलाव किया गया था, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का स्पष्ट किया था? जी हाँ, तो पहली बार अशोक के शिलालेखों को स्पष्ट किया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको 1837 में। क्या? 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेप ने जो है अशोक के शिलालेखों को स्पष्ट किया था, यानी कि अर्थ स्पष्ट किया था, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सबसे पहले पढ़ने में, यानी कि अर्थ स्पष्ट करने का मतलब है सबसे पहले पढ़ा था और इसके बारे में बताया था, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए कि 1750 में सबसे पहले टी पैंथलेयर ने, किसने? टी पैंथलेयर ने जो है क्या किया था? अशोक के शिलालेखों को खोजा था। क्या क्या था? अशोक के शिलालेखों को खोजा था। अगर बात किया जाए अशोक के सबसे बड़ा यानी कि सबसे बृहद अभिलेख जो है वो 14वां अभिलेख है। सॉरी, सबसे बृहद बृहद अभिलेखों की संख्या जो है 14 अभिलेखों की संख्या, टोटल अभिलेखों की संख्या 14 हो जाता है। अशोक मौर्य वंश का था। कहाँ किसका था? अशोक जो है वो मौर्य वंश का आपका राजा यानी कि सम्राट हो जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। किसको स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है क्या बोला जा रहा है, इनमें पंचायतों का के स्वशासन की संस्था स्वीकार की गई है, तो ये आपका सही है। इनमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन संस्था स्वीकार किया गया, तो ये गलत है, यानी कि केवल एक सही है। इसका राइट आंसर केवल एक हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि पंचायतों का स्वशासन, तो पंचायतों का स्वशासन यानी कि पंचायती राज जो है 73वां संविधान संशोधन, कब? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, किसके द्वारा? 1992 के द्वारा जो है भाग 9 में, किसमें? भाग 9 में जो है पंचायती राज को क्या किया गया था? दर्जा प्रदान किया गया था। क्या किया गया था? पंचायती राज का दर्जा प्रदान किया गया था। और साथ ही साथ 74वां संविधान संशोधन में, जी हाँ, तो 74वां संविधान संशोधन में जो है क्या किया गया है? 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है स्थानीय, ध्यान दिएगा, शहरी निकाय को भी जो है क्या किया गया है? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसल जो है वो क्या हो जाता है? आपका गेहूं हो जाता है। अक्टूबर नवंबर में गेहूं की फसल बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर बात किया जाए कि कॉफ़ी का, जी हाँ, तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाता है? तो कर्नाटक हो जाता है। कहाँ हो जाता है? कर्नाटक जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होता है। अगर विश्व में बात किया जाए तो ब्राज़ील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा। अगर चावल की बात की जाए तो चावल जो है, चावल में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है आपको वेस्ट बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा, जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर इसमें चाय की बात की जाए तो चाय के लिए जो है असम फेमस है। कौन सा? असम राज्य जो है वो चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य हो जाता है। क्या होता है? सबसे अग्रणी राज्य हो जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? चाय में थीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चाय में थीन पाया जाता है। और कॉफ़ी में, जी हाँ, तो कॉफ़ी में जो है क्या पाया जाता है? तो कॉफ़ी में कैफ़ीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफ़ीन पाया जाता है, जो कि हमारे नींदों को, जी हाँ, तो नींद को नहीं आने देता। क्या करता है? नींद नहीं आता। अगर बात किया जाए कि
तंबाकू में, जी हाँ, तो तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो तंबाकू में जो है क्या पाया जाता है? तंबाकू में जो है निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है तंबाकू का निकोटीन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? अगले प्रश्न में कहा जा रहा है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया था? तो किस दिन को? तो 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया था, जो कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। जो तो महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है वो भी 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, और इसी के दिन के शुभ अवसर पर जो है क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री, किनका? लाल बहादुर, ध्यान दीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस जो है 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। जहाँ तो 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ये जो अहिंसा दिवस है वो 15 जून, जहाँ तो 15 जून 2007 को, जो तो 2007 को जो है संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए क्या किया गया था? आपको घोषित किया गया था। अगर बात किया जाए, जी हाँ, तो अगर बात किया जाए 1 अक्टूबर को, जी हाँ, तो 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन, ध्यान दीजिएगा, वृद्धजन दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है पटना जिले में स्थित नखा नखास पिंड का संबंध है। जी हाँ, तो नखास पिंड का संबंध जो है किससे हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। जी हाँ, तो नखास पिंड का संबंध जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से हो जाता है। अगर बात किया जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो इसकी शुरुआत जो है 6 अप्रैल कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को, जी हाँ, तो 1930 को जो है महात्मा गांधी द्वारा, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगर बात किया जाए भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 1942 में प्रारंभ किया गया था, और इसी में महात्मा गांधी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था। क्या दिया था? करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। अगर बात किया जाए असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ किया गया था? तो 1 अगस्त, जी हाँ, तो 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। जी हाँ, तो 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, और जो 12 फरवरी, ध्यान दीजिएगा, 12 फरवरी 1900, जो है तो 1922 तक चला था। कब तक चला था? 1922 तक चला था। 1922 के बाद जो है इसे वापस ले लिया गया था। और अगर बात किया जाए खिलाफत आंदोलन की, तो खिलाफत आंदोलन जो है कब प्रारंभ किया गया? तो खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? 1919 में प्रारंभ किया गया। अली ब्रदर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अली ब्रदर में 2 भाई थे। क्या थे? 2 भाई थे। पहले भाई का नाम जो है शौकत अली था, दूसरे भाई का नाम मोहम्मद अली हो जाता है। जो तो मोहम्मद अली हो जाता है। और पूरे देश में, ध्यान दीजिएगा, पूरे देश में खिलाफत आंदोलन जो है 17 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, 17 अक्टूबर 1919 को, जी हाँ, तो 1919 को जो है क्या किया गया था? खिलाफत दिवस मनाया गया था। क्या मनाया था? खिलाफत दिवस मनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है भारत के संविधान के संघीय शब्द जो है का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? यानी कि संघीय शब्द का प्रयोग जो है कहाँ पर हुआ है? तो संविधान में कहीं पे भी जो है संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। या तो संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि संविधान के 1 नंबर अनुच्छेद में जो है कहा गया है भारत राज्यों का संघ। क्या है? भारत राज्यों का संघ जो है संविधान के अनुच्छेद 1 में, जी हाँ, तो अनुच्छेद 1 में जो है कहा गया है राज्यों का संघ बताया गया है। जी हाँ, तो बताया गया है। उसके बाद जो है संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि संघ का प्रयोग किया गया, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर संविधान में भारत का नाम जो है भारत, जी हाँ, तो भारत अर्थात इंडिया, जी हाँ, तो अर्थात इंडिया के नाम से संबोधित किया गया है। अगर बात किया जाए भाग 3 में, तो भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक, कितना तक? 12 से 35 तक वर्णित है, जो कि मौलिक अधिकार को, जी हाँ, तो मौलिक अधिकार को वर्णित करता है। किसको अधिकार को वर्णित करता है? मौलिक अधिकार को जो है
वर्णित करता है। अगर बात किया जाए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है सर्वप्रथम, कब 1935 के तहत जो है सर्वप्रथम क्या किया गया था, संघीय ढांचा का उल्लेख किया गया था। क्या किया गया था, संघीय ढांचा का उल्लेख किया गया था। अगर बात किया जाए तो प्रस्तावना को जो है आपको क्या कहा जाता है, आपको संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, बड़ा लाचला दर्रा के दोनों किनारे पर, जो है तो बड़ा लाचला दर्रा के दोनों किनारे से निकलने वाली जो दो जलधाराएं चंद्रा और भागा, निम्न में से कौन सी नदी बनती है। तो चंद्रा और भागा जो धाराएं निकलती है उससे जो है चिनाब नदी का निर्माण होता है। कौन सी नदी का निर्माण होता है, चिनाब नदी का निर्माण होता है। और चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश से चंद्रभागा कहा जाता है। जो तो हिमाचल प्रदेश में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को जो है चंद्रभागा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंद्रभागा के नाम से जो है चिनाब को जाना जाता है। अगर बात किया जाए चिनाब नदी को ऋग्वेद में, जी हाँ, तो चिनाब नदी को ऋग्वेद में जो है असिकनी कहा गया है। क्या कहा गया है, असिकनी जो है वो कहा गया है। अगर बात किया जाए चिनाब नदी की कुल लंबाई, तो चिनाब नदी की कुल लंबाई जो है 1180 किलोमीटर हो जाता है। कितना होता है, 1180 किलोमीटर हो जाता है। चिनाब नदी झेलम तथा रावी, यह तो झेलम तथा रावी नदी का जल ग्रहण करने के पश्चात सतलज में मिल जाती है। किसके, चिनाब नदी जो है झेलम तथा रावी नदी, यह तो झेलम तथा रावी नदी का जल ग्रहण के बाद जो है वो क्या करती है, सतलज नदी में, किसमें, ध्यान दीजिएगा, सतलज नदी में जो है ये मिल जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया था। बाबूजी के उपनाम से जो है वो जगजीवन राम को, किसे, जगजीवन राम को जो है बाबूजी के उपनाम से क्या किया जाता है, आपको याद किया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर महात्मा गांधी की बात की जाए तो महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता या फिर बापू के नाम से संबोधित किया जाता है। क्या कहता है, बापू के नाम से जो है संबोधित किया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए कि दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है, तो वयोवृद्ध, या तो वयोवृद्ध के नाम से जो है जाना जाता है, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगर बात किया जाए जयप्रकाश को, किन्हें, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें जो है लोक नायक के नाम से जाना जाता है। इन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है। अगर बात किया चित्तरंजन दास को, किसे, चित्तरंजन दास को जो है किस नाम से जाना जाता है, चित्तरंजन दास को जो है आपको देश बंधु के नाम से जाना जाता है। किन्हें, देश बंधु के नाम से जो है वो चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अगर बात किया जाए रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को किस नाम से जाना जाता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। किन्हें, गुरुदेव के नाम से जो है रविंद्रनाथ टैगोर के नाम को जाना जाता है। अगर बात किया जाए गुरु जी, ध्यान ध्यान दीजिएगा, गुरु जी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो गुरु जी के नाम से जो है एम एस गोलवेलकर को जाना जाता है। किन्हें जाता है, एम एस गोलवेलकर को जो है गुरु जी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो ये जो है आपका 52वां संविधान संशोधन, ध्यान दीजिएगा कि 52वां संविधान संशोधन जो है वो दल बदल से संबंधित हो जाता है, जो कि 10वीं अनुसूची में, किसमें, 10वीं अनुसूची में के अंतर्गत रखा गया है। जी तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है। तो पंचायती राज से जो है आपको कौन सा हो जाता है, बलवंत राय मेहता समिति जो है वो पंचायती राज से संबंधित हो जाता है। क्या होता है, पंचायती राज से संबंधित हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए लिब्राहम आयोग, तो लिब्राहम आयोग जो है वो बाबरी मस्जिद से संबंधित है। किससे संबंधित है, बाबरी मस्जिद से जो है लिब्राहम आयोग संबंधित हो जाता है। अगर बात की जाए शाह आयोग की जाए तो ध्यान दीजिएगा, शाह आयोग से जो, तो शाह आयोग का संबंध जो है आपातकाल से है। किससे है, आपातकाल से संबंधित हो जाता है। कब
का, तो 1975-77 का आपातकाल से ये संबंधित हो जाता है। अगर बात किया जाए कि नानावती आयोग, तो नानावती आयोग का संबंध जो है किससे हो जाता है, तो गुजरात के दंगे से है। क्या है, गुजरात, ध्यान दीजिएगा, गुजरात के दंगे से संबंधित ये नानावती आयोग हो जाता है। अगर बात किया जाए बलवंत राय मेहता की समिति की, तो ये जो है पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचे के रूप में बनाता है। क्या करता है, त्रिस्तरीय ढांचे के रूप में क्या करता है, ढालता है बलवंत राय मेहता समिति। और एक था अशोक मेहता समिति। क्या था, अशोक मेहता समिति जो है वो क्या करता है, द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की था। क्या क्या था, द्विस्तरीय, ध्यान दीजिएगा, द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी, अशोक मेहता समिति ने करी थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कौन सा देश आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया, यानी कि कौन सा देश जो है मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को लूटकर ले गया था, तो इसका राइट आंसर जो है नादिर शाह। किसने, नादिर शाह ने जो है इसे लूटकर ले गया। और ये नादिर शाह जो है ईरान का सम्राट था। कहाँ का था, ईरान का ये सम्राट था जिसने क्या किया था, इन दोनों को लूट लिया था। नादिर शाह ने जो है 1739 ईस्वी को, कब, ध्यान दीजिएगा, 1739 ईस्वी को जो है क्या किया था, आपको आक्रमण किया था भारत पर। किस पर, भारत पर आक्रमण किया था। और मयूर सिंहासन को, किसको, मयूर सिंहासन को और कोहिनूर हीरा को लूटकर लेकर चला गया था। क्या किया था, लेकर चला गया था। उस समय दिल्ली का जो शासक हुआ करता था मुहम्मद शाह हुआ करता था। कौन हुआ करता था, मुहम्मद, ध्यान दीजिएगा, मुहम्मद शाह जो है उस समय का दिल्ली का शासक हुआ करता था। और नादिर शाह को जो है नेपोलियन का, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन किन्हें, नादिर शाह को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगर बात किया जाए कि नादिर शाह की मृत्यु कब हुई, तो नादिर शाह की मृत्यु जो है 1747 ईस्वी में। कब, 1747 ईस्वी में किसने की थी, किसके हाथों हो गई थी, तो अहमद शाह अब्दाली के साथ हाथों। यहाँ तो ध्यान दीजिएगा, अहमद शाह अब्दाली ने जो है इसको अफगानिस्तान के शासक के साथ युद्ध में क्या हो गया था, इसका मृत्यु हो गया था, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए मयूर सिंहासन, तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक जो था वो कौन था, आपको मोहम्मद शाह ही था। कौन था, मोहम्मद शाह ही जो है वो क्या हो जाता है, आपका मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक हो जाता है। अगर बात किया जाए पानीपत, ध्यान दीजिएगा, पानीपत की तृतीय लड़ाई जो है वो 14 जनवरी, क्या, 14 जनवरी, ध्यान दीजिए, 14 जनवरी 1761 में, किसमें, 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था। क्या, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के साथ जो है ये हुआ था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंघाल, जी हाँ, तो अंतिम पंघाल किस खेल से संबंधित है, तो अंतिम पंघाल जो है किस खेल से संबंधित होते हैं, तो ये जो है कुश्ती से संबंधित होते हैं। किससे, कुश्ती से अंतिम पंघाल संबंधित हो जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगर बात किया जाए अंतिम पंघाल की, तो अंतिम पंघाल जो है हरियाणा के हिसार जिले से संबंधित है। किससे, हरियाणा, ध्यान दीजिएगा, हरियाणा, ध्यान दीजिए, हरियाणा के हिसार जिले से आपके हो जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जहां गैंडा का संरक्षण परियोजना चल रही है, तो गैंडा संरक्षण परियोजना जो है कहाँ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है काजीरंगा को गैंडा को जो है संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। जी हाँ, तो और काजीरंगा कहाँ है, तो ये जो है असम में हो जाता है। कहाँ हो जाता है, असम में आपको देखने को मिल जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको गुजरात में है। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित हो जाता है, जो कि शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, शेर के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको कहाँ हो जाता है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में हो जाता है। कहाँ हो जाता है, कर्नाटक में हो जाता है, जो कि आपके बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए ये प्रसिद्ध हो जाता है। अगर बात किया जाए पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ से जो है केरल में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, केरल में। ये जो है हाथियों के संरक्षण के लिए, किसके लिए, हाथियों के संरक्षण के लिए माना, ये प्रसिद्ध है, यानी कि हाथी का आवास केंद्र माना जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है,
क्या कहा जा रहा है, किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है। लाभप्रदता जो है किस पर जो है निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर जो है न्यास के संसाधन की गति पर। जी हाँ, तो न्यास के संसाधन की गति पर जो है वो क्या करती है, निर्भर करती है। न्यास परिषद, ध्यान दीजिएगा, न्यास परिषद की स्थापना जो है किसने, किसके तहत की गई थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा जो है न्यास परिषद की स्थापना जो है वो की गई थी, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। जो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। इसका उद्देश्य जो है संसाधनों, जो तो संसाधनों को लोक कल्याण के अधिकतम प्रयोग में किया जा सके, इसके लिए इसका स्थापना किया गया था। अपना अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद, संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया? तो संगमरमर का गुंबद जो है सबसे पहले किस इमारत में देखा गया था, तो एतमादुद्दौला। जी हाँ, तो एतमादुद्दौला का मकबरा जो है वो क्या, संगमरमर के गुंबद इस में सबसे पहले देखा गया था। जी हाँ, तो देखा गया था। अगर बात किया जाए एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये जो है आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है, आगरा में जो है एतमादुद्दौला का मकबरा जो है स्थित हो जाता। और इसका मकबरा किसने बनवाया था, तो नूरजहां ने। किसने, नूरजहां ने जो है एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया था। अगर बात किया जाए अकबर का मकबरा कहाँ हो जाता है, तो अकबर का मकबरा जो है आपको सिकंदरा में हो जाता है। कहाँ हो जाता है, सिकंदरा। ध्यान दीजिएगा, सिकंदरा में हो जाता है। सिकंदरा है कहाँ, तो यूपी में हो जाता है। कहाँ हो जाता है, यूपी में हो जाता है। और इसका निर्माण जो है जहांगीर ने करवाया था। किसने करवाया था, जहांगीर ने जो है अकबर के मकबरे का निर्माण करवाया था। अगर बात किया जाए, अगर जी हाँ दोस्तों, अगर बात किया जाए कि नूरजहां के पिता का नाम, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, नूरजहां के पिता का नाम जो है गयास, ध्यान दीजिएगा, क्या नाम था, तो ग्यास बेग था। जी हाँ, तो नूरजहां के पिता का नाम जो है ग्यास बेग जो था, इसके पिता का नाम हो जाता। ग्यास बेग को जो है एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई थी। क्या की गई थी, ग्यास बेग को ही जो है एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई थी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी मृत्यु जो है आगरा में हुई थी। कहाँ हुई थी, आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात किया जाए हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित होता है, तो हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में हो जाता है। जी हाँ, तो दिल्ली में हो जाता है। अगर आप लोग को पता है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जहांगीर का मकबरा जो है वो कहाँ हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य एल1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में, जो तो आदित्य एल1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 से नामित किया गया था। जो तो अक्टूबर 2022 में जो है किसे नामित किया गया था, तो बीजू एस आर को। जो तो बीजू एस आर को जो है क्या किया गया था, नामित किया गया था, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सॉरी दोस्तों, बीजू एस आर नहीं, शंकर सुब्रमण्यम। जो तो शंकर सुब्रमण्यम को जो है ये क्या किया गया था, नामित किया गया था। बीजू एस आर नहीं हो जाएगा, यहाँ पे शंकर सुब्रमण्यम हो जाएगा। जी हाँ, तो शंकर सुब्रमण्यम हो जाएगा। आदित्य एल1 जो है आपको कब लॉन्च किया गया, तो ध्यान ध्यान दीजिएगा, 2 सितंबर 2023 को जो है आदित्य एल1 को लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया, तो श्रीहरिकोटा से। ध्यान दीजिएगा, श्रीहरिकोटा से जो है आदित्य एल1 को लॉन्च किया गया है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये हो जाता है कि इस मिशन में का नेतृत्व जो है इसरो की महिला वैज्ञानिक ने की। किसने की, महिला वैज्ञानिक ने की, जिसका नाम जो है निगार, जी हाँ, तो निगार साजी है। क्या है, निगार साजी। ध्यान दीजिएगा, निगार साजी नाम की महिला ने जो है इसका नेतृत्व किया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, हिमनद का पिघलना। ध्यान दीजिएगा, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं। तो हिमनद से जुड़ी घटना जो है कहाँ पाई जाती है, तो ये जो है उत्तरी ध्रुव में अधिकतर पाई जाती है। क्या, उत्तरी ध्रुव में अधिकतर पाई, तो क्योंकि उत्तरी ध्रुव में हिमनदों की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अगर बात किया जाए विश्व का
विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो सियाचिन में स्थित है। कहाँ स्थित है? सियाचिन में जो है सबसे ऊंचा ग्लेशियर स्थित हो जाता है, जहाँ पे जो है सैन्य स्थल बनाया गया। क्या बनाया गया है? सैन्य स्थल जो है वो बनाया गया। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है अंटार्कटिक में है। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक में है, जिसे जो है किस नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिक में जो ग्लेशियर स्थित हो जाता है उसे लैम्बर्ट ग्लेशियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैम्बर्ट, ध्यान दीजिएगा, लैम्बर्ट ग्लेशियर कहा जाता है। अगर बात करें सियाचिन ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर, ध्यान दीजिएगा, ध्रुवीय क्षेत्र का बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमानी है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा हिमानी हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने जो है सांची का स्तूप बनाया था, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह जो है कहाँ स्थित हो जाता है? तो एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हो जाता है। कहाँ होता है? रायसेन, ध्यान दीजिएगा, रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित हो जाता है। और इसकी खोज जो है किसने की थी? तो जनरल टेलर ने की थी। कितने? जर्नल, ध्यान दीजिएगा, जर्नल टेलर ने। किसने? जनरल टेलर ने जो है इसकी खोज करी थी। और अगर बात किया जाए भरूच स्तूप की खोज जो है एलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसकी? ध्यान दीजिएगा, भरूच स्तूप की खोज जो है वो एलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसने की थी? कनिंघम ने जो है इसकी खोज करी थी। अगर बात किया जाए सारनाथ स्तंभ का निर्माण, ध्यान दीजिएगा, सारनाथ के स्तंभ का निर्माण जो है अशोक ने ही करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने ही जो है सारनाथ, ध्यान दीजिएगा कि सारनाथ के स्तंभ का निर्माण जो है अशोक ने ही करवाया था, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहीं से जो है आपके इसके स्तंभ पर शीर्ष पर सिंह की आकृति है। क्या है? सिंह की आकृति आपको हो जाता है। और इस प्राकृतिक को, जी हाँ, तो इस प्राकृतिक को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया। क्या किया है? सारनाथ के स्तंभ से जो है क्या किया गया है? आपको प्राकृतिक चिन्ह को क्या किया गया? प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना जो है आपके पटना में की गई है। कहाँ की गई है? पटना में की गई है। और डॉल्फिन प्रजनन केंद्र, ध्यान दीजिएगा, प्रजनन केंद्र की स्थापना बिहार के भागलपुर में किया गया। कहाँ किया गया? बिहार के भागलपुर में जो है डॉल्फिन प्रजनन केंद्र, ध्यान दीजिएगा, प्रजनन केंद्र जो है स्थापित किया गया। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। क्या किया गया है? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। अगर बात किया जाए क्या क्या आर के सिन्हा, जी हाँ, तो आर के सिन्हा पटना साइंस कॉलेज प्रोफेसर डॉल्फिन मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉल्फिन मैन के नाम से जो है किन्हें जाना जाता है? तो आर के सिन्हा को, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, आर के सिन्हा को जो है ये जाना जाता है। अगर बात की जाए डॉल्फिन गंगा और सिंधु नदी में पाई जाती है। कौन कौन नदी में पाई जाती है? ध्यान दीजिएगा, गंगा और सिंधु नदी में जो है वो डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन की लगभग 44 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 44 प्रजातियां पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? नागार्जुना सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुना सागर की बांध अगर बात की जाए तो ये जो है आपको कृष्णा नदी पर बसी है। क्या है? कृष्णा नदी पर बनाई गई है। अगर बात किया जाए कावेरी नदी पर जो है मेटूर बांध है। कौन सा बांध है? मेटूर बांध हो जाता है कावेरी नदी पर। अगर बात किया जाए कि नर्मदा नदी पर, ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध हो जाता है? तो नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध हो जाता है। क्या होता है? सरदार, ध्यान दीजिएगा, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित हो जाता है। अगर बात किया नागार्जुना सागर बांध है कहाँ? तो ये जो है तेलंगाना में हो जाता है। कहाँ होता है? तेलंगाना, ध्यान ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना में ये जो है नागार्जुना सागर बांध हो जाता है। और ये साथ ही साथ तेलंगाना के साथ साथ आपको आंध्र प्रदेश की सीमा, यानी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर जो है ये आपका हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर बात किया जाए त्रिवेणी बांध, कौन सा बांध?
कौन सा बांध है? त्रिवेणी बांध। त्रिवेणी बांध कहाँ हो जाता है? त्रिवेणी बांध जो है आपको गंडक नदी पर है। किस पर है? गंडक नदी पर जो है त्रिवेणी बांध हो जाता है। अगर बात किया जाए पचेत बांध, जी हाँ, तो पंचेत बांध जो है कहाँ स्थित होता है? तो ये जो है झारखंड में है। कहाँ स्थित है? झारखंड में जो है पंचेत बांध स्थित हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा जो है वो मूल अधिकार नहीं हो जाता है? तो सूचना का अधिकार। जी हाँ, तो सूचना का अधिकार जो है संविधान के अनुसार मूल अधिकार नहीं होता है। जी हाँ, तो मूल अधिकार नहीं हो जाता है, बल्कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में, कब? 2005 में जो है वो क्या कर दिया गया? पारित किया गया। क्या क्या? पारित किया गया। और नागरिकों को कुछ अपवाद छोड़ करके क्या किया गया? सूचना मांगने का अधिकार दे दिया गया। इसे जो है 7 मौलिक अधिकार, जी हाँ, तो अगर बात की जाए संविधान में 7 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। कितने हैं? 7 मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं। अगर बात किया जाए कि मौलिक सॉरी, संविधान में 7 मौलिक अधिकार है, लेकिन वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार है। एक जो है संपत्ति का अधिकार। क्या होता है? संपत्ति का अधिकार को जो है हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया है? विधिक यानी कि वित्तीय अधिकार बना दिया गया, जिसे जो है 300 के क में रखा गया। किसे कहाँ रखा गया है? 300 के क में रखा गया। अगर बात किया जाए कि मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में, किसमें? भाग 3 में जो है वर्णित किया गया है, जिसमें अनुच्छेद की संख्या 12 से लेकर 35 तक है। कितना है? 12 से 35 तक अनुच्छेद वर्णित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन हो जाता है? इसका राइट आंसर जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है भारतीय संविधान का अभिरक्षक हो जाता है। क्या हो जाता है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक हो जाता है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो इसे जो है क्या किया जा सकता है? आपके महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और भारतीय कानून की अंतिम व्याख्या जो है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का जो है वो अनुच्छेद 52 के तहत, जी हाँ, तो अनुच्छेद 52 के तहत जो है क्या कहता है? इसको बताया गया है। अगर बात किया जाए प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री जो है वो क्या होता है? आपको कार्यपालिका का, जी हाँ, तो कार्यपालिका का प्रधान होता है। क्या होता है? कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित होता है? तो ये जो है आपके कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। अगर बात किया जाए बेंगलुरु में कौन सा स्टेडियम है? चिन्ना स्वामी है। क्या है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है बेंगलुरु में स्थित हो जाता है। अगर बात किया जाए, जी हाँ, तो अगर बात किया जाए वानखेड़े स्टेडियम कहाँ हो जाता है? वानखेड़े स्टेडियम जो है कलकत्ता में है। कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित हो जाता है। अगर बात किया जाए साल्ट लेक स्टेडियम, कौन सा? साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित होता है? तो साल्ट लेक स्टेडियम सॉरी वानखेड़े स्टेडियम जो है मुंबई में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? मुंबई में जो है वानखेड़े स्टेडियम होता है कल। और साल्ट लेक स्टेडियम जो है कलकत्ता में हो जाता है। कहाँ होता है? कलकत्ता में हो जाता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ध्यान दीजिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? अहमदाबाद में हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कि रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो है आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में जो है लागू किया गया था। कब किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून भी कहा जाता है। क्या कहता है? काला कानून भी कहा जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। काला कानून में जो है क्या कहता था? किसी भी व्यक्ति को बिना कोई जुर्म के वो क्या कर सकते थे? जेल में डाल देते थे। क्या करते थे? जेल में डाल देते थे। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के कानून कहा जाता था। अगर बात किया जाए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जहाँ ध्यान दीजिएगा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है 1909 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1909 में लाया गया था, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न में जो है क्या कहा जा रहा है, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972
हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? तो ये जो है स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में जो है मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 का आयोजन किया गया था, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यूएनओ, ध्यान दीजिएगा, यूएनओ जो है वो पर्यावरण को बचाने वाली संस्था हो जाती है। क्या होता है? पर्यावरण को बचाने वाली संस्था हो जाता है। इसका मुख्यालय जो है कीनिया में है। कहाँ हो जाता है? सॉरी, यूएनओ का मुख्यालय जो है कहाँ हो जाता है? तो यूएनओ का मुख्यालय जो है आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ होता है। अगर बात किया जाए, तो अगर बात किया जाए कि यूएनईआर, ध्यान दीजिएगा, यूएनईआर का मुख्यालय जो है वो कीनिया में हो जाता है। कहाँ होता है? कीनिया में हो जाता है। जी हाँ, तो कीनिया में हो जाता है, जिसकी राजधानी आपको नैरोबी है। कहाँ स्थित है? कीनिया की राजधानी नैरोबी आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात किया जाए कि आप पर्यावरण को बचाने के लिए 5 जून को, कब? 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है कह रहा है स्वर्ण मुक्ता संबंधित होता है। तो स्वर्ण मुक्ता किससे संबंधित होता है? तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है। किससे? अंतरराष्ट्रीय बाजार से ये संबंधित हो जाता है। भारत में रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय दर को स्थित करती है। जी हाँ, तो विदेशी विनिमय दर को स्थित करती है। सबसे अधिक संरक्षित सोना भंडार जो है किसके पास है? यूएसए के पास है। किसके पास है? यूएसए के पास जो है सोना का सबसे बड़ा भंडार हो जाता है। सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन है। कौन सा देश है? चीन आपको हो जाता है। प्रश्न में कहा जा रहा है द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार की स्थिति को दर्शाता है? तो द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार जो है किसको दर्शाता है? इसका राइट आंसर जो है एक विक्रेता एक क्रेता को जो है दर्शाता है। क्या करता है? एक विक्रेता एक क्रेता को जो है वो दर्शाता। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? बाजार के नियम का किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो बाजार का नियम जो है जेबी, जी हाँ, तो जेबी ने जो है, जेबी से ने जो है बाजार का नियम जो है वो दिया है। जो तो बाजार का नियम दिया है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा जो है, ध्यान दीजिएगा कि भारत की सभा कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर बनाया गया था। क्या किया गया था? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर बनाया गया था। कैबिनेट मिशन जो है भारत में 24, ध्यान दीजिएगा, 24 मार्च, दिया तो 24 मार्च 1946 को भारत आया था। कब आया था? 46 को भारत आया था। इसमें 3 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य हुआ करते थे। पहले सदस्य जो थे वो पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैथिक लॉरेंस था। दूसरा कौन सा था? तो सर स्टैटफोर्ड था। क्या था? स्टैटफोर्ड क्रिप्स था। कौन था? स्टैटफोर्ड क्रिप्स जो है वो हुआ करता था। और तीसरा सदस्य कौन था? तो ए बी एलेक्जेंडर था। क्या था? ए बी एलेक्जेंडर जो था वो तीसरा सदस्य हुआ करता था, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन जो है कब किया गया था? 16 मई, ध्यान दीजिएगा, 16 मई 1946 को जो है कैबिनेट मिशन योजना का क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष जो है पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैथिक लॉरेंस जो थे वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष हो जाते हैं। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो राज्य का अनिवार्य तत्व कौन सा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है सभी यानी कि संप्रभुता, राज्य क्षेत्र और स्वशासन सारे के सारे जो हैं राज्य के अनिवार्य तत्व हो जाते हैं। जी तो राज्य का अनिवार्य तत्व हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी थी? तो ताना भगत आंदोलन से जुड़ने वाली जनजाति जो थी वो उराव जनजाति थी। कौन सी जनजाति थी? उराव जनजाति आपकी हो जाती। ताना भगत आंदोलन हुई कब थी? तो ताना भगत आंदोलन जो है 1914 से 1920 तक चली थी। कब? 1914 से 1920 में चली थी। और ये जो है बिहार राज्य के छोटा नागपुर इलाके से शुरू हुई थी। कहाँ से? बिहार के, जहाँ तो बिहार के छोटा नागपुर इलाके से जो है शुरू हुई थी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस आंदोलन में जतरा भगत थे। क्या थे? इस आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो जतरा, ध्यान ध्यान दीजिएगा, जतरा भगत जो थे इस आंदोलन के जो है आपके प्रवर्तक यानी कि नेता हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए
हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है सरदार भगत सिंह ने की थी। किसने की थी? सरदार भगत सिंह ने जो है नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। इसकी स्थापना भगत सिंह के द्वारा कब किया गया था? 1926 में किया गया था। कब किया गया था? 1926 में किया गया था, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बुद्ध धम्म संघ मिलकर कहलाते हैं। तो बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो बुद्ध धम्म संघ मिलकर जो है त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं, जो कि बुद्ध धर्म के तीन महत्वपूर्ण त्रिरत्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तीन महत्वपूर्ण त्रिरत्न हो जाते हैं। संघ जो है बुद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये हो जाते हैं। जी हाँ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये हो जाते हैं। अगर बात किया जाए कि गौतम बुद्ध, जी हाँ, तो गौतम बुद्ध जो थे उनका नाम क्या था? तो उनका मूल नाम जो था सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ आपको हो जाता, जिनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है फोर्स, फोकस, ध्यान दीजिएगा, फोकस ध्यान दीजिएगा, फोकस है, फोकस नहीं है, फोकस इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड विन्यार्ड विन्यार्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है आपको सी रंगराजन। जी हाँ, तो सी रंगराजन जो है इसके लेखक हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? या तो किस पर्वतीय स्थल को जो है सतपुड़ा के रानी के नाम से जो है जाना? तो इसका राइट आंसर जो है पंचमढ़ी को, किसको? पंचमढ़ी को जो है सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो अगर बात किया सतपुड़ा पहाड़ी है कहाँ, तो सतपुड़ा पहाड़ी जो है आपको कहाँ हो जाता है? तो आपको मध्य प्रदेश में हो जाता है। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पहाड़ी स्थित होता है। ये जो है ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ, किससे बना हुआ है? ज्वालामुखी चट्टानों से ये जो है निर्मित हुआ। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ की चोटी है। कौन सी है? धूपगढ़, ध्यान दीजिएगा, धूपगढ़ की चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी हो जाती है सतपुड़ा की, और इसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर होता है। कितना होता है? 1350 मीटर हो जाता है। अगर बात की जाए पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी जो है ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के, कहाँ? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? होशंगाबाद जिले में स्थित हो जाता है। कार्डिमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कार्डिमम पहाड़ी जो है केरल में देखने को आपको मिल जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है? तो दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा NH2, यानी कि NH2 जो है वो दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा के रास्ते वाराणसी से जोड़ता है। क्या करता है? वाराणसी से जोड़ता है। अगर बात किया जाए NH1 और 2 को मिलाकर के जो है ग्रांड ट्रंक रोड बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ग्रांड ट्रंक रोड बनाया गया, जो किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने बनाया था। किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने जो है इसे बनाया था, जो कि आपकी इसकी लंबाई जो है 3500, कितना? ध्यान दीजिएगा, सॉरी 3745, ध्यान दिएगा, 3745 किलोमीटर हो जाता है। इससे पहले NH7 जो है भारत की सबसे लंबी, ध्यान दिएगा, NH7 जो था वो भारत की सबसे लंबी आपका राजमार्ग हो जाता है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जोड़ती है। तो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जोड़ती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेघा दिवस मनाने की निर्णय लिया गया? तो मेघा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आपको 3 दिसंबर को जो है मेघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात किया जाए 22 मार्च को, जो है तो 22 मार्च को जो है बिहार दिवस, क्या? 22 मार्च को जो है बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात किया 11 नवंबर को, क्या? 11 नवंबर को जो है अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर भारत सरकार ने शिक्षा दिवस, क्या? शिक्षा दिवस, कौन सा दिवस? शिक्षा दिवस मनाने का निर्णय लिया है। अगला अगर बढ़ेंगे कि 5 सितंबर को जो है तो 5
सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया था। क्या मनाया है? 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया था। 5 अक्टूबर को ध्यान दीजिएगा, 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस, ध्यान दीजिएगा, विश्व शिक्षक दिवस मनाया था। क्या मनाया था? 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, और 5 सितंबर को जो है आपको राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि अजंता कलाकृतियां, जी तो अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो अजंता की जो कलाकृतियां हैं वो किससे संबंधित हो जाती है? तो ये जो है आपके गुप्त काल से संबंधित हो जाती है। क्या होती है? गुप्त काल से संबंधित हो जाती है। अजंता की गुफा है कहाँ? तो ये जो है महाराष्ट्र, जी हाँ, तो महाराष्ट्र, ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र में ये स्थित हो जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, कहाँ? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो है ये स्थित हो जाता है। अजंता की गुफाओं में जल इसका अजंता की गुफाएं जो है 1983 में, कब? 1983 में जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। क्या किया गया? यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर, जी हाँ, तो मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य दो मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। जी हाँ, तो त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर हो जाता है, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए कंधरिया महादेव कहाँ स्थित है, तो कंधरिया महादेव जो है खजुराहो में स्थित है। कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है, जो कि कहाँ आपको मध्य प्रदेश में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? मध्य प्रदेश में हो जाता है, देखने को मिल जाता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आपको देखने को मिल जाता है। अगर बात किया जाए कि जिसका निर्माण जो है किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। राजा रानी मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा? तो राजा रानी मंदिर जो है ये भी आपको कहाँ मिलेगा? भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा, जो कि उड़ीसा की, किसकी? उड़ीसा की आपकी राजधानी हो जाती है। जी हाँ, तो उड़ीसा की राजधानी हो जाती है। अगर बात किया जाए मुक्तेश्वर मंदिर, तो मुक्तेश्वर मंदिर जो है आपको कहाँ हो जाता है? ये भी जो है उड़ीसा भुवनेश्वर में ही हो जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किससे समर्पित है? भगवान शिव को जो है मुक्तेश्वर मंदिर समर्पित हो जाता है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? तो ठंडी महासागरीय जलधारा की बात की जाए, ध्यान दीजिएगा कि ठंडी महासागरीय जलधारा की बात किया जाए तो ये जो है क्यूरेशिया, क्यूरेशिया जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा हो जाता है। बाकी तीनों के तीनों जो है आपके गर्म जलधारा है। कैसे जलधारा है? गर्म जलधारा हो जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? सॉरी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ठंडी जलधारा नहीं बोला जा रहा है, तो क्यूरेशिया जो है गर्म जलधारा है। क्या है? क्यूरेशिया जो है वो गर्म जलधारा। बाकी ये तीनों के तीनों जो हैं आपको क्या हो जाता है? ये ठंडी जलधारा हो जाती है। बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है हेलसिंकी राजधानी है, तो हेलसिंकी जो है किसकी राजधानी हो जाती है? तो हेलसिंकी जो है फिनलैंड की राजधानी है। क्या है? फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी हो जाता है। इसका क्षेत्रफल जो है क्या हो जाता है? क्षेत्रफल की दृष्टि जो है यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश होता है। क्या होता है? 8वां सबसे बड़ा देश ये हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर फिनलैंड की मुद्रा की बात की जाए तो फिनलैंड की मुद्रा जो है यूरो हो जाता है। क्या होता है? यूरो जो है इसकी मुद्रा हो जाता है। अगर बात कर रहे हैं आइसलैंड, तो आइसलैंड की राजधानी जो है रिक जेविया है। क्या है? रिक, ध्यान दीजिएगा, रिक जेविया जो है आइसलैंड की राजधानी हो जाती है। अगर बात किया जाती है तो अगर बात किया जाए लटाविया, ध्यान ध्यान दीजिएगा, लटाविया की राजधानी कहाँ हो जाता है? तो रीगा हो जाता है। क्या होता है? रीगा जो है लटाविया की राजधानी हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मार्कोनी पुरस्कार 2023 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो हरि बालकृष्णन को। किन्हें? हरि बालकृष्णन को जो है मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर बात किया जाए आशा पारेख, तो आशा पारेख को जो है 52वां, कौन सा? 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। क्या किया गया है? 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बात किया जाए डेविड चिपरफील्ड, ध्यान दीजिएगा, डेविड चिपरफील्ड को जो है प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। क्या किया गया है? प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 से जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है निम्नलिखित में से
ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किसी जी हाँ, तो किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? किसने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो B.R. अम्बेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था? भाग लिया था। गांधी जी ने जो है केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्या किया था? भाग लिया था। गांधी इरविन पैक्ट की बात की जाए तो ये 5 मार्च क्या? 5 मार्च 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में जो है गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कहाँ कौन सा है? तो परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है अप्सरा। अप्सरा जो है भारत का पहला अनुसंधान परमाणु रिएक्टर हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ अगर बात किया जाए, होमी जहांगीर भाभा जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। क्या करते हैं? होमी जहांगीर भाभा जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। और ये 10 अगस्त क्या? 10 अगस्त 1948 को जो है 10 अगस्त 1948 को जो है भारत में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो किसके द्वारा? तो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। अगर बात किया जाए कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो ये हो जाता है ट्राम्बे। कहाँ जाता है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में जो है ये स्थित हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है, मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप किस कंपनी ने बनाया है? तो स्टारशिप जो है किस कंपनी ने बनाया है? तो स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स ने। जी हाँ दोस्तों, स्पेस एक्स ने जो है क्या किया है? स्टारशिप को बनाया है। जी हाँ, तो स्टारशिप को बनाया है, जो कि क्या करेगा? मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने का, जी हाँ, तो मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने का काम करने वाला है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि अगस्त 2023 को, यह तो अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को जो है 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, तो महारत्न की दर्जा दिया गया। अगर 12वें की बात की जाए तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जो है वो 12वां महारत्न कंपनी हो जाता है। जो तो 12वां महारत्न कंपनी होता है। अगर 11वें की बात की जाए तो 11वां महारत्न कंपनी जो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो जाता है। क्या होता है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है। 10वें की बात की जाए तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है 10वां महारत्न कंपनी हो जाता है। 10वां स्टील होता है, 11वां पावर और 12वां ग्रामीण और 13वां जो है ऑयल इंडिया हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। अगला प्रश्न में जो है क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया था? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो 23 अगस्त को मनाया था। क्या मनाता है? 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया था। अगर बात किया जाए 7 अगस्त की, तो 7 अगस्त को जो है विश्व हस्तकरघा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, हस्तकरघा दिवस मनाया था। अगर बात किया जाए कि 10 अगस्त को क्या मनाया था, तो 10 अगस्त को जो है जैव ईंधन, ध्यान दीजिएगा, जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। अगर बात किया जाए 12 अगस्त को, कब? 12 अगस्त को, तो 12 अगस्त को जो है युवा दिवस मनाया था। क्या मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, तो 12 अगस्त नहीं, 12 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को जो है राष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर बात किया जाए 19 अगस्त को, कब? 19 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को जो है मानवतावादी दिवस, ध्यान दीजिएगा, मानवता, ध्यान दीजिए, मानवतावादी, ध्यान दीजिए, मानवतावादी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। अगर बात की जाए 23 अगस्त को, ध्यान दीजिए, 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 23 अगस्त को जो है आपको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अगर बात किया जाए 29 अगस्त को, कब? 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को जो है खेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। 30 अगस्त, ध्यान दीजिए, 30 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो लघु उद्योग दिवस। क्या मनाया जाता है? लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, तो लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। ये जो थे आपके अगस्त के, जी हाँ, तो अगस्त के इंपॉर्टेंट दिवस हो जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है
क्या कहा जा रहा है, 152 डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस बराबर होगा। तो सेल्सियस में कितने के बराबर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है 66। जी हाँ, तो 66.667। जी हाँ, तो 67 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने कल भी इसका फॉर्मूला बताया था, पिछले सेट में बताया था, क्या होता है, C माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 100। जी हाँ, तो C माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 100 डिग्री, C माइनस जीरो इज इक्वल टू F माइनस 32। जी हाँ, तो F माइनस 32 और 200 टू 20 माइनस 32, ये जो है क्या होता है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला हो जाता है। इसके तहत जो है ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो पौधे को किस भाग को केसर के रूप में उपयोग किया जाता है, तो पौधे के जो है आपके वर्तिका, जी हाँ, तो वर्तिका और वर्तिकाग्र को जो है क्या किया जाता है, केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और केसर जो है केवल जम्मू कश्मीर में, कहाँ, जम्मू कश्मीर में जो है उत्पादित किया जाता है। कहाँ, जम्मू कश्मीर में जो है वो उत्पादित किया जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सशक्त स्कंदन है। तो कौन सा जो है सशक्त स्कंदन हो जाता है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो सशक्त स्कंदन हो जाता है। क्या होता है, सशक्त स्कंदन हो जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड जो है, यानी कि बेरियम का उपयोग जो है चीनी को साफ करने में, किसमें, चीनी को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जिंक क्लोराइड की बात की जाए तो ये जो है अकार्बनिक यौगिक है, जिसका प्रयोग लकड़ी के वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए, यानी कि पेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए मैग्नीशियम सल्फेट की, तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो क्या होता है, मैग्नीशियम की कमी वाले रोगों को, जी हाँ, तो मैग्नीशियम की कमी वाले रोगों को चोट के मामले में उपयोग किया जाता है। क्या कहता है, चोट के मामले में प्रयोग किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि 15 ओम्स का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आर ओम्स और 20 ओम्स के दो प्रतिरोध का समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो आर ओम का मान ज्ञात करें। तो आर ओम का मान क्या हो जाएगा, तो आर ओम का मान जो है इसका सही जो है आपको सी हो जाएगा, 60 ओम हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाता है। क्या होता है, 1/r2 हो जाता है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है। तो निम्न में से किसका द्रव्यमान अधिक हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है आपको न्यूट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है अधिक हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक, जहाँ तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो निकटतम फॉर्टिंग भाग फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और कोशिका क्रिया के द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। यहाँ तो वितरित किया जाता है, तो वो कौन सी सामग्री हो जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है टाकना हो जाता है। क्या हो जाता है, टाकना प्रक्रिया जो है ये हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए टाकना में जो है टंका का प्रयोग होता है, जिससे क्या कहते हैं, सोल्डरिंग वायर। जी हाँ, तो सोल्डरिंग वायर यानी कि में जो है आपको किसका किसका प्रयोग किया जाता है, तो सीसा और टीन धातु। जी हाँ, तो सीसा, ध्यान दीजिएगा, सीसा और टीन धातु यानी कि सोल्डरिंग करने में जो है सीसा और टीन धातु का जो है प्रयोग किया जाता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी परिवर्तन जो है वो निहित होती है, तो इसका राइट आंसर जो है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन निहित हो जाता है। जी हाँ, तो सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन निहित हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए यांत्रिक ऊर्जा को सौर ऊर्जा में, ध्यान दीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को सौर ऊर्जा में कोई भी नहीं बदलता है, बल्कि सौर ऊर्जा को, किसको, सौर ऊर्जा को आपको विद्युत ऊर्जा में सोलर प्लेट बदलता है। क्या बदलता है, सोलर प्लेट जो है वो क्या करता है, आपको यांत्रिक विद्युत सोलर ऊर्जा को आपको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर बात की जाए रासायनिक ऊर्जा को, जी हाँ, तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में, किसमें, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है क्या करता है, बैटरी बदलता है। क्या करता है, बैटरी बदलने का काम करता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, डेटाल में, जी हाँ, तो डेटाल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सा है। तो डेटाल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक जो है आपका क्या हो जाता है, एन
एनलोरॉक्सीलेनान रॉक्सीलेनोन ये जो है आपका हो जाता है। थोड़ा सा बहुत ही अजीब सा नाम है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन याद रखिएगा एल्नोरॉक्सी। ध्यान दो, एल्नोरॉक्सी जो है आपको मूल रूप से डेटाल का मौजूद प्रतिरोधी हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो कह रहा है, निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण हैं और इस प्रकार का एक समूह बनाते हैं, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा जो है समूह से संबंधित नहीं है? तो पेंगुइन जो है समूह से संबंधित नहीं हो जाता है। क्या होता है? पेंगुइन जो है समूह से संबंधित नहीं होता है। अगर बात किया स्तनपायी, तो स्तनपायी जो है वो क्या करते हैं? स्तनपायी जो है वो गर्म खून वाले क्या होते हैं? गर्म खून वाले जीव होते हैं। क्या होते हैं? गर्म खून वाले जीव होते हैं। स्तनपायी भी अंडे दे सकते हैं। जी हाँ, तो अंडे दे सकते हैं। इन्हें जो है विविपेरस कहा जाता है। जो स्तनपायी अंडे देते हैं उन्हें विविपेरस क्या कहा जाता है? विविपेरस कहा जाता है। स्तनपायी के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। जी हाँ, तो 4 कक्ष होते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फ्लाइंग लिस्ट, अगर पेंगुइन की बात की जाए तो ये फ्लाइटलेस बर्ड होता है। क्या होता है? फ्लाइटलेस बर्ड होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, वयस्क मताधिकार में या तो वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। तो रुधिर की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर, यानी कि राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। 5 से 6 लीटर जो है वयस्क मनुष्य के शरीर में क्या पाया जाता है? रुधिर पाया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मानव शरीर के, जी हाँ, तो मानव शरीर का आपका कितना लगभग 7% जो है वो रक्त होता है। क्या होता है? रक्त हो जाता है। अगर बात किया जाए रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है, और अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जिसमें ऊष्मा निकलते हैं उसमें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाता है, और जिसमें ऊष्मा नहीं निकलती है उसको ऊष्मा शोषी, यानी कि जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? शोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, पत्तियों की कोशिका में आप लवक कहाँ पाएंगे? तो पत्तियों की कोशिका में, जी हाँ, तो पत्तियों की कोशिका में जो है कोशिका द्रव में लवक पाया जाता है, और पत्तियों की कोशिका में जो है हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। और इस लवक की खोज जो है 1800 कब? 1865 ईस्वी में हैकेल ने की थी। किसने की थी? हैकेल ने इसकी खोज की थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, एक्सोबायोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे हो जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी का संबंध जो है वह अंतरिक्ष में जीवन के साथ है। क्या है? वह अंतरिक्ष में जीवन के साथ एक्सोबायोलॉजी का संबंध हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर, जी हाँ, तो निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? किसके संपर्क में आने से? इसका राइट आंसर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आने से पीतल जो है क्या हो जाएगा? आपको रंगहीन हो जाएगा। पीतल जो है आपको कॉपर और जिंक, ध्यान दीजिएगा, कॉपर और जिंक के मिश्रण से बना होता है। किससे बना होता है? जिंक के मिश्रण से बना होता है। कॉपर जो है 70% होता है, जिंक जो है आपको 30% हो जाता है। अगर बात किया जाए बेल धातु, कौन सा हो जाता है? बेल धातु में क्या क्या होता है? तो कॉपर और टीन होता है। क्या होता है? कॉपर और टीन होता है। अगर बात किया जाए कि जर्मन सिल्वर में, तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? तो कॉपर हो जाता है, जिंक हो जाता है। क्या होता है? जिंक हो जाता है, और निकेल आपको हो जाता है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है, दूर के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दूर के स्थायित्व का सिद्धांत जो है किसके पीछे का सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर जो है सिनेमा का सिद्धांत। जी हाँ, तो सिनेमा का सिद्धांत जो है दूर के पीछे का स्थायित्व का सिद्धांत हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर बात किया जाए पारदर्शी, पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी जो है जिसके बीच से जिसके होकर प्रकाश आर पार जा सके, जहाँ तो आर पार जा सके, वो क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन जो है आपको ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन जो है
आपको हो जाएगा। अगर बात की जाए कैरोटीन, तो कैरोटीन जो है आपको गाजर में, किसमें, गाजर में, दूध में पाया जाता है। कैसिन जो है, कैसिन के कारण जो है दूध सफ़ेद होता है। क्या होता है, दूध जो है सफ़ेद होता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात की जाए प्रोटीन जो है कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है, तो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। जी हाँ, तो प्रोटीन का निर्माण होता है, जो कि क्या करता है, आपको प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, मरासमस। क्या होता है, मरासमस और क्वासियोरकर बीमारी जो है प्रोटीन की कमी से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तरंग एक, जी हाँ, तो तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। तो क्या स्थानांतरित करती है, तो इसका राइट आंसर जो है आपको ऊर्जा, ताप और माध्यम के कण, तीनों जो हैं ये क्या करते हैं, तरंग स्थानांतरित करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, पारिस्थितिकी प्रणाली में, जी हाँ, तो पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं। तो प्राथमिक उत्पादक उत्पादक की बात की जाए तो इसका राइट आंसर जो है, पादप जो है वो प्राथमिक उत्पादक हो जाते हैं। क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक हो जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है, प्रचार उद्देश्य के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश क्या कहलाते हैं। तो अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश जो हैं स्पैम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्पैम कहलाते हैं। अगर बात की जाए यूआरएल की, तो इसका फुल फॉर्म जो है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जो कि वेब एड्रेस के पहले लगाया जाता है। क्या कहता है, वेब एड्रेस के पहले लगाया जाता है। वायरस क्या होता है, वायरस जो है वो क्या होता है, वैसा प्रोग्राम होता है जो कि हमारे सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को क्षति पहुंचाता है। क्या कहलाता है, करता है, क्षति पहुंचाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रेड, जी हाँ, तो ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या होता है। तो ब्रेड बनाने के लिए जो आवश्यक घटक होता है वो होता है मैदा और खमीर। मैदा और खमीर जो है क्या करता है, ब्रेड को बनाने के लिए काम आता है। खमीर की बात की जाए, खमीर जो है ब्रेड को मुलायम बनाता है। क्या करता है, ब्रेड को मुलायम बनाया जाता है। इसे ईस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईस्ट कहा जाता है। जहाँ तो इसे ईस्ट कहा जाता है। ईस्ट जो है क्या होता है, आपको ब्रेड को स्वादिष्ट, लजीज और फायदेमंद बनाता है। जहाँ तो फायदेमंद बनाता है। अगर बात की जाए, ईस्ट का प्रयोग जो है इटली में कहाँ होता है, इटली में किया जाता है। कहाँ, इटली के बनाने में, डोसा बनाने में, दाल ढोकला बनाने में, इत्यादि बनाने में जो है खमीर का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। तो आपातकालीन हार्मोन की बात की जाए तो एड्रीनल हार्मोन जो है आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना था। इसे जो है लड़ो, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। जी हाँ, तो लड़ो और उड़ो हार्मोन जो है एड्रेनलिन को कहा जाता है, जो कि आपातकाल में काम आने वाला है, क्या है, आपको हार्मोन हो जाता है। अगर बात किया जाए, एड्रेनल जो है आपको ये हार्मोन क्या करता है, उत्तेजना प्रदान करता है। क्या करता है, उत्तेजना प्रदान करता है एड्रेनल हार्मोन। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, क्या कहा जा रहा है कि मलेरिया, ध्यान दीजिएगा, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के तक आंतरिक करता है। तो मलेरिया जो है, ध्यान, तो मलेरिया की बात की जाए तो मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा जो है मलेरिया का वहन होता है। क्या होता है, मलेरिया का वहन जो है होता है। अगर मलेरिया की बात की जाए तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। क्या होता है, प्लाज्मोडियम, ध्यान दीजिएगा, किससे, प्लाज्मोडियम, ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से, क्या, परजीवी से जो है स्थानांतरित होती है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाए अमरबेल कष्टकुटा, जो है तो कष्टकुटा क्या होता है। तो अमरबेल क्या होता है, ये जो है पूर्ण, जो है तो पूर्ण तना परजीवी होता है। क्या होता है, पूर्ण तना परजीवी होता है। अमरबेल में जो है ना ही तो जड़ पाया जाता है, क्या, ना ही तो जड़ पाया जाता है और ना ही पत्ती पाया जाता है। सिर्फ इसमें क्या पाया जाता है, आपको तना पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तना पाया जाता है। ये जो है हरे या पीले रंग का होता है। क्या होता है, हरे या पीले रंग का देखने को मिल जाता है। ये किसी अन्य पेड़ों पे या फिर पौधों पे क्या होता है, पाया जाता है, और उस पौधे से, जिस पौधे पे रहता है उस पौधे से अपना पोषण प्राप्त करता है। क्या करता है, उस पौधे से अपना पोषण प्राप्त करता है। अगर बात की जाए, अमरबेल स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। कैसा होता है, लाभकारी होता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, किसका संबंध, ध्यान दीजिएगा, किसका संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने के बाद स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण
मूल की कमी से है। तो इसका राइट आंसर जो है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह है खाद्य विकृति। जी हाँ, तो खाद्य विकृति का संबंध हो जाता है। जो इसमें क्या होता है, आपके स्वाद बिगड़ जाता है, संरचना बिगड़ जाता है, रंग उड़ जाता है और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। क्या होती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। खाने को हम लोग सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, बेंजोएट एसिड का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, बेंजोएट एसिड का उपयोग करते हैं। और नहीं तो क्या करते हैं, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ इसे फ्रिज में, किसमें, फ्रिज में रखते हैं। क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, क्या कहा जा रहा है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो है किसने की थी, तो मैक्सवेल ने करी थी। किसने की थी, मैक्सवेल ने जो है इसकी खोज, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय की खोज की थी। इसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज जो है 1864 में, कब, 1864 में इसकी खोज मैक्सवेल ने करी थी। क्या की थी, 1864 में खोज करी थी। न्यूटन ने जो है ग्रेविटी की खोज की है। किसकी खोज की है, ग्रेविटी की खोज की है। इसने 3 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं, 3, ग्रेविटी के 3 नियम दिए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 75 क्वेश्चन, जो कि जीके, जीएस और करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल सके। तो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और जल्द ही मिलते हैं हम लोग सेट नंबर, ध्यान दीजिएगा, सेट नंबर 22 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।